क्या कोई कभी इस बात पर यकीन कर पाएगा कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे सम्मानित कॉर्पोरेट घराना यानी टाटा ग्रुप जानबूझकर अपने कुछ सबसे प्रीमियम ग्राहकों को एक विदेशी एयरलाइन के हाथों सौंप रहा है, और वो भी तब जब उनकी अपनी खुद की एयरलाइन एयर इंडिया मार्केट में मौजूद है? मतलब ये सुनने में किसी बहुत बड़ी रणनीतिक भूल जैसा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। अगर हम इसे सिर्फ सतह से देखें तो ये पूरी तरह से एक सेल्फ सैबोटाज या कहें तो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा लग सकता है। सही कहा। लेकिन देखिए, जब हम व्यापार की गहराइयों में जाते हैं, खासकर ग्लोबल लग्जरी मार्केट की बात करें, तो जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। आज हम जिस रणनीति पर बात कर रहे हैं वो दरअसल एक मास्टर स्ट्रोक है। एक मास्टर स्ट्रोक? अच्छा। बिल्कुल, एक ऐसा कदम जो कस्टमर ओनरशिप के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल के रख रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की हमारी इस डीप डाइव चर्चा में हम सरल रिपोर्ट की 2026 की एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी को डिकोड कर रहे हैं। ये रिपोर्ट मिडिल ईस्ट की जो प्रीमियम एयरलाइन है एतिहाद एयरवेज और टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी विंग ताज होटल्स यानी IHCL, इन दोनों के बीच हुई एक नई और काफी आक्रामक साझेदारी पर आधारित है। बिल्कुल, और ये कोई साधारण पार्टनरशिप नहीं है। हाँ, और हमारा मिशन आज सिर्फ ये बताना नहीं है कि ये डील क्या है, बल्कि हम इसके पीछे के उस बहुत ही शातिर बिजनेस माइंडसेट को समझेंगे जिसे इकोसिस्टम लॉक इन कहा जाता है। सही बात है। और इस पूरी डील के असर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इसका तकनीकी ढांचा काम कैसे करता है। लॉजिकल बात है। तो ये काम कैसे करता है? सरल रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एतिहाद का जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, एतिहाद गेस्ट, और ताज का जो प्रोग्राम है न्यू पास, या जिसे पहले इनर सर्कल कहते थे। हाँ, टाटा न्यू पास। बिल्कुल, इन दोनों को अब आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया है। मतलब आसान भाषा में कहें तो इन दोनों के बीच एक डिजिटल पुल बना दिया गया है। ओके, तो अगर हम इसे बिल्कुल जमीनी स्तर पर देखें, एक व्यवहारिक उदाहरण के साथ, मान लीजिए मैं इतिहाद से मुंबई से न्यूयॉर्क की कोई लंबी बिजनेस ट्रिप कर रही हूँ। ठीक है, जाहिर है इतनी लंबी उड़ान से मुझे ढेर सारे एयरलाइन पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्या अब मैं उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी फैमिली के लिए जयपुर के ताज पैलेस में एक फ्री वेकेशन प्लान कर सकती हूँ? हाँ, आपका ये उदाहरण काफी हद तक सही है, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली खेल सिर्फ एक फ्री वेकेशन तक सीमित नहीं है। तो फिर और क्या है इसमें? यहाँ बात हो रही है एक यूनिवर्सल करेंसी बनाने की, एक ऐसी मुद्रा जो आसमान में भी चले और जमीन पर भी। अरे वाह! देखिए, जब आप अपने इत्तेहाद पॉइंट्स को ताज में इस्तेमाल करते हैं तो पीछे बैकएंड पर एक बहुत ही जटिल वित्तीय लेन देन होता है। दरअसल इत्तेहाद और ताज एक दूसरे के पॉइंट्स को एक होलसेल रेट पर, मतलब एक थोक भाव पर खरीदते और बेचते हैं। एक मिनट, मतलब पॉइंट सिर्फ हवा में नहीं तैर रहे हैं, उनके पीछे असली पैसा और उससे भी बड़ी चीज, डेटा। हाँ बिल्कुल, यही सबसे अहम पहलू है। जब ये दोनों प्रोग्राम्स लिंक होते हैं तो इत्तेहाद को ये पता चल जाता है कि उनका कौन सा यात्री ताज में किस तरह का खाना पसंद करता है। और दूसरी तरफ ताज को ये पता चल जाता है कि उनका मेहमान साल में कितनी बार इंटरनेशनल ट्रैवल करता है। ये कस्टमर रिटेंशन और डेटा माइनिंग का एक बहुत ही एडवांस तरीका है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर मैं एक यात्री के नजरिए से सोचूं और सरल रिपोर्ट के डेटा को देखूं तो 2026 में भारत से इंटरनेशनल ट्रैवल करने वालों की संख्या में अचानक 25% का भारी उछाल आया है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। भारत अब दुनिया के लिए एक पूरी तरह से मैच्योर एविएशन मार्केट बन चुका है। डिमांड तो आसमान छू रही है। तो ऐसे में एतिहाद को ताज के साथ इतनी जटिल डेटा शेयरिंग और लॉयल्टी पार्टनरशिप करने की क्या जरूरत पड़ी? मतलब क्या वे सिर्फ अपनी टिकट के दाम कम करके इन यात्रियों को अपनी तरफ नहीं खींच सकते थे? देखिए, टिकट के दाम कम करना एक तरह से रेस टू द बॉटम है। मतलब खुद को सबसे सस्ता साबित करने की ओर। हाँ, और एतिहाद कोई सस्ती एयरलाइन तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। एतिहाद एक लो कॉस्ट कैरियर नहीं है। उनकी असली चुनौती इंडिगो से नहीं है, बल्कि एमिरेट्स और कतर एयरवेज जैसी दिग्गज एयरलाइन से है। सही बात है। ये एयरलाइंस भारतीय प्रीमियम यात्रियों के दिमाग में पहले से ही अपनी एक बहुत मजबूत जगह बना चुकी हैं। एतिहाद को उस भीड़ से अलग दिखना था। उन्हें HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स चाहिए थे। लेकिन रुकिए,
यहीं पर मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या सच में कोई अरबपति या HNI जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो सिर्फ कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स के लालच में अपनी सालों पुरानी पसंदीदा एयरलाइन बदल देगा? ये एक बहुत ही उनके लिए टिकट के कुछ हजार रुपए बचाना कोई मायने थोड़ी रखता है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब मनोविज्ञान में छिपा है। देखिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ये पैसे बचाने का खेल है ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? ये स्टेटस और रिकग्निशन का खेल है, अपनी पहचान का। जब कोई अमीर यात्री एतिहाद की फर्स्ट क्लास से उतरता है और ताज होटल पहुंचता है, तो वो ये नहीं सोचता कि उसने कितने पैसे बचाए। वो ये देखता है कि उसे एतिहाद गेस्ट गोल्ड मेंबर होने के नाते ताज में बिना लाइन में लगे सीधा उसके रूम में भेजा गया, या उसे एक कॉम्प्लीमेंट्री सूट अपग्रेड मिल गया। ये पूरी तरह से वो फीलिंग स्पेशल वाली बात है। बिल्कुल। इसे हम व्यापारिक भाषा में वेलवेट हैंडकफ या मखमली हथकड़ी कहते हैं। मखमली हथकड़ी, मुझे ये शब्द बहुत पसंद आया। हाँ, और ये इसी इकोसिस्टम लॉक इन का सबसे उन्नत रूप है। एक बार जब कोई ग्राहक इस जाल में आ जाता है जहां उसकी उड़ान का VIP स्टेटस जमीन पर उसके होटल के VIP स्टेटस से जुड़ जाता है, तो वो उस इकोसिस्टम को छोड़ना ही नहीं चाहता। क्योंकि अगर वो अगली बार एमिरेट्स से उड़ता है तो ताज में उसे वो VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जिसकी उसे अब आदत पड़ चुकी है। अब मुझे समझ में आ रहा है। ये तो सच में एक बहुत ही शातिर मखमली हथकड़ी है। ग्राहक खुद उस पिंजरे में रहना चाहता है क्योंकि पिंजरा बहुत आरामदायक है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम इस थियोरी से थोड़ा बाहर आएं और जमीनी हकीकत पर ध्यान दें, तो इस पूरी प्रक्रिया को लागू करना कोई आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, ऑपरेशनल चुनौतियां तो होती हैं। मुझे याद है हम सब ने कभी ना कभी वो हताशा महसूस की है जब हमारे पास ढेरों लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उन्हें रिडीम करने जाओ तो पहले एयरलाइन की वेबसाइट पर लॉगिन करो, फिर होटल की वेबसाइट पर जाओ, 3 अलग अलग अकाउंट्स के पासवर्ड भूल जाओ, उन्हें रिकवर करो। ये अपने आप में एक सजा लगने लगती है। और यहीं पर इस पार्टनरशिप का सबसे मजबूत तकनीकी पहलू सामने आता है। अच्छा जी, सरल रिपोर्ट ने इसे बहुत विस्तार से समझाया है। इन्होंने इस पूरी सिरदर्दी को टाटा न्यू ऐप के जरिए हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। टाटा न्यू। हाँ, टाटा न्यू अब एक सुपर ऐप के रूप में काम कर रहा है जो बैकएंड पर एक यूनिवर्सल करेंसी एक्सचेंज की तरह है। हाँ, मैंने भी रिपोर्ट में पढ़ा था कि अब यात्रियों को अलग अलग पोर्टल्स पर भटकने की जरूरत नहीं है। आपके सारे इतिहाद, माइल्स और ताज के न्यू पास कॉइन्स एक ही डैशबोर्ड पर दिखते हैं। बिल्कुल। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे आपने अपने 2 अलग अलग बैंक अकाउंट्स को एक ही UPI ऐप से जोड़ दिया हो। बहुत ही सीमलेस। सही कहा। और देखिए, ये तकनीक सिर्फ सुविधा देने के लिए नहीं है, ये फ्रिक्शन यानी रुकावट को कम करने की एक बहुत बड़ी रणनीति है। जब पॉइंट्स को इस्तेमाल करना आसान होता है तो ग्राहक उस ब्रांड के साथ ज्यादा गहराई से जुड़ता है। और इसके अलावा जो सीमलेस VIP अनुभव की हमने अभी बात की, वो भी इसी तकनीकी एकीकरण का नतीजा है। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक। जी, एयरपोर्ट पर VIP पिकअप से लेकर होटल में बिना किसी परेशानी के चेक इन तक सब कुछ एक ही डेटाबेस के जरिए मैनेज होता है। और रिपोर्ट में कुछ बहुत ही खास ऑफर्स का भी जिक्र है। जैसे 2026 में एतिहाद गेस्ट मेंबर्स को ताज के चुनिंदा होटल्स में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, अर्ली चेक इन और रूम अपग्रेड्स मिल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी ग्लोबल पहुंच। हम अक्सर ताज का नाम सुनते ही भारत के किसी खूबसूरत महल या लग्जरी रिसोर्ट के बारे में सोचने लगते हैं। ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन ताज अब सिर्फ एक भारतीय ब्रांड तक सीमित नहीं है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस डील की सबसे बड़ी ताकत इसकी भौगोलिक पहुंच ही है। यह सुविधा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क और केप टाउन जैसे शहरों में मौजूद ताज होटल्स पर भी लागू होती है। अरे वाह! इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई भारतीय यात्री एतिहाद से लंदन जा रहा है तो वो वहां के ताज होटल में भी अपने पॉइंट्स और इस पूरे VIP ट्रीटमेंट का फायदा उठा सकता है। ओह, एतिहाद के लिए ये लंदन जैसे अहम रूट पर एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है। बिल्कुल है। पर देखिए, यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि अब हम वापस उस विरोधाभास या पैराडॉक्स पर आ गए हैं जिसे हमने आज की चर्चा की शुरुआत की थी। एयर इंडिया वाला मुद्दा। हाँ, एयर इंडिया टाटा ग्रुप का हिस्सा है, विस्तारा का विलय हो चुका है और अब टाटा के पास एक बहुत ही विशाल एविएशन साम्राज्य है। सही बात है। वो खुद एयर इंडिया को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बनाने में करोड़ों डॉलर्स पानी की तरह बहा रहे हैं। फिर वो अपनी ही कंपनी के सबसे बड़े विदेशी
प्रतिस्पर्धियों में से एक यानी एतिहाद की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। हाँ, मतलब क्या ये अपनी ही जड़ों में पानी डालने के बजाय तेजाब डालने जैसा नहीं है? देखिए, अगर हम इसे पारंपरिक नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई कॉरपोरेशन इतना बड़ा हो सकता है कि उसकी अलग अलग शाखाएं एक दूसरे से ही लड़ने लगे? हाँ बिल्कुल। लेकिन सच तो ये है कि ये मार्केट डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। वो कैसे? मतलब टाटा को पता है कि वो हर एक यात्री को जबरदस्ती एयर इंडिया में नहीं बिठा सकते। यथार्थ यही है। टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट ये अच्छी तरह समझता है कि 2026 की इस मार्केट में चाहे वे अपनी एयरलाइन को कितना भी बेहतर क्यों ना बना ले, कुछ अल्ट्रा प्रीमियम यात्री ऐसे होंगे ही जो अपनी पुरानी आदतों या पसंद के कारण विदेशी एयरलाइंस को ही चुनेंगे। आदतें बदलना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में टाटा के पास दो ही विकल्प थे। या तो वे उन अमीर ग्राहकों को पूरी तरह से खो दें या फिर उन्हें किसी और रास्ते से अपने पास वापस ले आएं। ओह, तो टाटा की सोच ये है कि ठीक है, अगर तुम मेरी एयर इंडिया से उड़ान नहीं भर रहे हो तो तुम आसमान में मेरे ग्राहक नहीं हो, लेकिन जमीन पर उतरते ही तुम्हें मेरे ताज होटल में ही रुकना पड़ेगा। बिल्कुल, यही रणनीति है। ये तो पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा को हैक करने वाली बात हो गई। इसे हम बिजनेस की भाषा में कस्टमर लाइफ साइकिल को कैप्चर करना कहते हैं। जो पैसा टाटा को एयरलाइन टिकट से नहीं मिल रहा है, वो पैसा उन्हें हॉस्पिटैलिटी और डाइनिंग के जरिए मिल रहा है। इसे आप इकोसिस्टम सिंडिकेशन भी कह सकते हैं। मतलब दुश्मन के हथियारों का इस्तेमाल अपने ही फायदे के लिए करना। टाटा ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि आसमान का रास्ता कोई भी हो, मंजिल टाटा का ही घर होना चाहिए। ये तो सच में कॉर्पोरेट शतरंज की बहुत ही बेहतरीन चाल है। लेकिन हर शानदार डील, हर लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ हमेशा एक चेतावनी भी जुड़ी होती है। हाँ, वो बारीक अक्षरों वाली शर्तें। बिल्कुल, वो बारीक अक्षरों में लिखी टर्म्स एंड कंडीशंस। सरल रिपोर्ट ने भी इस ओर बहुत साफ इशारा किया है कि ये मखमली हथकड़ी कुछ लोगों के लिए कांटेदार भी हो सकती है। तो इस पार्टनरशिप का डार्क साइड क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो इस तरह के क्रॉस प्लेटफॉर्म लॉयल्टी प्रोग्राम्स में आती है, वो है पॉइंट्स का डायनामिक प्राइसिंग और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब पॉइंट्स की भी महंगाई होती है? बिल्कुल होती है। जिस तरह हमारी रोजमर्रा की मुद्रा की कीमत घटती बढ़ती है, उसी तरह इन पॉइंट्स की वैल्यू भी पूरी तरह से कंपनी के कंट्रोल में होती है। मान लीजिए आज आपके 10,000 पॉइंट से एक रात का स्टे बुक हो सकता है, लेकिन हो सकता है 6 महीने बाद कंपनी चुपचाप नियम बदल दे और उसी स्टे के लिए 15,000 पॉइंट्स मांगने लगे। बाप रे। हाँ, और रिपोर्ट में साफ तौर पर ब्लैकआउट डेट्स की भी चेतावनी दी गई है। यही वो सबसे बड़ा दर्द है। बिल्कुल। मतलब जब आपको इन पॉइंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे दिवाली की छुट्टियां आ गईं, न्यू ईयर है या बच्चों के साथ कोई लंबा वीकेंड है, तब अचानक सिस्टम आपको बताता है कि माफ कीजिए, इन तारीखों पर रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम नहीं किए जा सकते, या फिर कमरे उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये तो बहुत ही निराशाजनक होता है। और यही इस पूरे इकोसिस्टम लॉक इन का सबसे नाजुक पहलू है। अगर आप किसी ग्राहक को एक वीआईपी अनुभव का वादा करके अपने जाल में लाते हैं और फिर ऐन मौके पर उसे सुविधा देने से मना कर देते हैं, तो गुस्सा दोगुना आता है। बिल्कुल। वो हताशा दोगुनी होती है। जो भरोसा बनने में सालों लग जाते हैं, वो एक खराब अनुभव से मिनटों में टूट सकता है। सही बात है। इसलिए कंपनियों के लिए ये एक बहुत ही बारीक लाइन है जिस पर उन्हें चलना है। उन्हें मुनाफा भी कमाना है और ग्राहक को ये महसूस भी नहीं होने देना है कि उसके साथ कोई चालाकी हो रही है। बिल्कुल। इसलिए एक उपभोक्ता के तौर पे, चाहे आप कितने भी बड़े एचएनआई क्यों ना हो, आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय सिस्टम के नियमों को समझना बहुत जरूरी है। एकदम सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के सारे धागों को एक साथ समेटें तो एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है। 2026 में सर्विस इंडस्ट्री का पूरा मॉडल ही बदल चुका है, पूरी तरह से। अब एयरलाइंस ये नहीं बेच रही हैं कि हम आपको सुरक्षित आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, और होटल्स ये नहीं बेच रहे हैं कि हमारे पास साफ सुथरे और शानदार कमरे हैं। क्योंकि ये बुनियादी चीजें अब सिर्फ एक न्यूनतम आवश्यकता यानी एक बेसिक रिक्वायरमेंट बनकर रह गई हैं। आज की तारीख में ग्लोबल ब्रांड्स सर्विस नहीं बेच रहे हैं, बल्कि लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। वे ग्राहक की पहचान और उसके रुतबे को बेच रहे हैं। बिल्कुल। इतिहाद और आईएचसीएल की ये जो साझेदारी है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि भविष्य में मुकाबला इस बात पर नहीं होगा कि किसका प्रोडक्ट बेहतर है, बल्कि इस बात पर होगा कि किसका इकोसिस्टम ज्यादा आकर्षक है और उससे बाहर निकलना कितना मुश्किल है।
ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जो आपकी पसंद नापसंद जानता है, जो आपकी हर यात्रा को एक सीमलेस अनुभव में बदल देता है और जो धीरे धीरे आपकी एक ऐसी आदत बन जाता है जिसे आप छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन इस पूरे डीप डाइव के अंत में मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आ रहा है जो शायद आने वाले दशकों में इस पूरी इंडस्ट्री की रूपरेखा को पलट कर रख दे। मैं सुनना चाहूंगी, वो क्या विचार है? जरा सोचिए, आज हम इतिहाद और ताज की सिर्फ एक पार्टनरशिप या साझेदारी की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर इकोसिस्टम लॉक इन सच में इतना ही शक्तिशाली और इतना मुनाफे वाला हथियार है, तो क्या भविष्य में हम ऐसा देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर एयरलाइंस खुद ही ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी चेन्स को खरीदने लगेंगी? मतलब सोचिए, पॉइंट्स को कन्वर्ट करने या पार्टनरशिप का झंझट ही हमेशा के लिए खत्म, किसी यात्री के घर से निकलने, एयरपोर्ट पहुंचने, उड़ान भरने, विदेश में रहने, डाइनिंग करने और वापस घर आने तक उसकी जिंदगी के हर एक लग्जरी अनुभव पर सिर्फ एक ही सुपर ब्रांड का पूरा कब्जा हो। क्या हम कॉर्पोरेट मोनोपोली के एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमारी यात्रा का हर कदम पहले से ही किसी एक कंपनी द्वारा निर्देशित होगा? ये एक बहुत ही गहरा विचार है और सच कहूं तो ये असंभव भी नहीं लगता। ये एक ऐसा सवाल है जो रोमांचक भी है और थोड़ा डरावना भी। इस विचार पर जरूर सोचिएगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ इस गहराई तक जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और कुछ नई इनसाइट्स के साथ।